हाय। अभी रिसेंटली मोदी जी ने पूरी देश की जनता से अपील की है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी कंज्यूम ना किया जाए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लिमिटेड तौर पर कंज्यूम करें। वो तो सब कुछ आपको मालूम ही होगा। तो मेरी आप लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे पक्ष विपक्ष कांग्रेस बीजेपी इस सब का मुद्दा ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इसका संबंध ना तो किसी बीजेपी से है ना किसी कांग्रेस से, और अगर बीजेपी की जगह इस वक्त कांग्रेस को भी बैठा दिया जाए ना, सिचुएशन सेम की सेम ही रहेगी। आप अगर कहो कि कांग्रेस आ जाए तो कांग्रेस उसे चेंज कर दे, कोई नहीं कर सकता। और ना ही ये जो सिचुएशन बनी है ये इंडिया ने क्रिएट की है। जो क्रिएशन चल रही है मालूम ही है सबको कि कहाँ से क्या चल रहा है। एंड खामनी ने जब अपनी देश की जनता को परेशान करके रखा था तो मैं बिल्कुल खामनी के खिलाफ थी। क्यों? क्योंकि उनके ही देश की जनता, मासूम लोग मारे जा रहे थे एंड ज़िंदगी घुटन से भरी थी। और जब मैं खुद से सोचती थी कि क्या मैं अगर उस कंट्री में रहूं और जिस तरह के उन्होंने लॉस बना रखे हैं मैं उसमें सर्वाइव करूंगी, तो मुझे लगता था कभी भी नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं खामनी के खिलाफ थी। लेकिन इस वक्त जो ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका से, स्पेशली अमेरिका से, इसराइल और ईरान के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, तो ईरान सही लड़ रहा है। मैं ईरान को इस वक्त सपोर्ट करती हूँ और लड़ना भी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप दादागिरी दिखाएं। तो ये सिचुएशन तो बनी हुई है और मैं वैसे भी इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वैसे भी मालूम है कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है और किस चीज़ का इम्पैक्ट कहाँ पर और कैसे जाएगा। सो जैसे राहुल गांधी ने अभी स्टेटमेंट दी है कि ये सरकार की इकोनॉमिक फेलियर है, रबिश, टोटली रबिश। किसी की कोई फेलियर नहीं है, हालात पूरी दुनिया में बने पड़े हैं और हम फिर भी बेटर हैं, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट दी है कि आगे के लिए इस तरह की पॉलिसी बना करके काम करते हैं। इमरजेंसी घोषित नहीं की है देश के अंदर। तो सोच के देखिए कि अभी भी हम फ्री माइंड के साथ जी रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं अवेयर नहीं हूँ। जितने भी लोकल वेंडर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने खाने पीने के छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं, आई नो कि वो बहुत फेस कर रहे हैं। मैं अपने ही एरिया में देख रही हूँ कितनी स्टॉल है जो बंद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि गैस के सिलेंडर्स, उनका इतना मतलब रेट हो गया है, प्राइस हो गया है, तो उन्हें देख करके मुझे भी लग रहा है कि इस वक्त ये लोग कितना फेस कर रहे हैं। यकीन जानिए मुझे पेन होता है, जबकि मैं बाहर ज़्यादा कुछ खाने वालों में से हूँ नहीं, लेकिन हाँ मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। हर जगह पे स्पेशली जो खाने पीने की स्टॉल है उस पर रेट बढ़ गए हैं और कईयों ने वो बंद भी कर दिए हैं। पर सिचुएशन बनी है तो उससे फाइट भी करना है। तो अब इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? तो जितनी चीज़ों की उन्होंने लिस्ट दी है तो मैं उसमें से बता देती हूँ। सबसे पहले आती है बात गोल्ड की। तो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ देखा ही होगा मैं ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती हूँ। तो मैं गोल्ड में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि गोल्ड से मुझे एलर्जी है, नो नॉट एट ऑल। बट अब अगर एक सिचुएशन ऐसी बनी है कि देश के प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को देख करके एक पॉलिसी दे रहे हैं कि एक साल तक गोल्ड ना परचेज किया जाए, तो ठीक है, इस पूरे साल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तक भी कौन सा मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, है थोड़ा बहुत है बस। मैं गोल्ड में इन्वेस्ट वैसे भी नहीं करती। दूसरा आता है फॉरेन ट्रिप की बात। तो ये सच है कि फरवरी 2024 में मैंने मेरा पासपोर्ट बन के आया है और मेरी प्लानिंग में है कि मैं इंडिया से बाहर ट्रैवल करूं। लेकिन अभी जब सिचुएशन ऐसी बनी है तो मैं इस बारे में नहीं सोचूंगी। वैसे भी मैं बता देती हूँ अभी तक मैं इंडिया से बाहर गई नहीं हूँ, बट पासपोर्ट इसीलिए बनवाया था कि मुझे जब भी ट्रैवल का प्लान बनेगा तो मैं इंडिया से बाहर जाऊँगी। तो एक साल उन्होंने मना किया तो नहीं जाएंगे। वैसे भी काम की वजह से तो मैं इंडिया से बाहर जा नहीं रही हूँ, जाऊँगी तो सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, चलो दुनिया क्या है देखो, तो वो दूसरी चीज़ भी। अब तीसरा आता है डीजल और पेट्रोल की बात। तो मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ। उस मामले में मैं बता देती हूँ कि मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट माइंडसेट की पर्सन हूँ। दिल्ली मेरा होम टाउन नहीं है, बट मैं जॉब की वजह से दिल्ली में रहती हूँ। तो मेरा जो जॉब होता है ना वो अक्सर कर मेरे घर के पास ही होता है, तो उसके लिए एक व्हीकल परचेज करने की क्या ज़रूरत पड़ी है।
तो मेट्रो जो है वो मेट्रो की रीच मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करती हूँ। तो देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल ये भी मैं यूज़ नहीं करती। देखते रहो कितनी पेट्रियोटिक पर्सन हो। 4 चीज़ें हो गई। अब आता है ईडेबल ऑयल। तो मैं वो भी बता देती हूँ कि मेरे घर में, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मेरे घर में मैं मुश्किल से मुश्किल पूरे साल में, अभी तो ये स्थिति बनी है, जब ये स्थिति नहीं भी थी तब भी मैं ईडेबल ऑयल पूरे साल में हार्डली 1 लीटर से 1.5 लीटर ही यूज़ कर पाती हूँ। मैं ऑयल में खाना नहीं बनाती हूँ। कभी कुछ होता है ना त्यौहार वगैरह, तब थोड़ा फ्राई वाली चीज़ें बन जाए तो बात दूसरी है, अदरवाइज़ मैं ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। 2 लीटर कहना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं 1 साल में 2 लीटर ऑयल कंज्यूम करती हूँ, नहीं करती। और देसी घी में ही सब्जियाँ बनती हैं, और वो भी मेरा महीने का हार्डली 1/2 लीटर ही लगता है। ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तेल वेल भुना तला, ये सब मैं वैसे भी नहीं खाती। मतलब पक्की देशभक्त हूँ मैं। तो ईटेबल ऑयल भी हो गया। अब रहता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात। तो केमिकल से तो मेरा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं तो उस टाइप पे चीज़ों की जॉब भी नहीं करती, ऐसा मेरा कोई काम भी नहीं है जहाँ केमिकल से मेरा कोई लेना देना हो। पर अभी मैंने रिसेंटली एक डिसीज़न लिया है, क्योंकि नवंबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन रहता है, और इस बार जो मेरे रूम का एयर क्वालिटी थी वो 349 थी रूम के अंदर, जब बाहर 500 चल रही थी, रूम के अंदर 349 थी। और मैंने इस बार उस प्रॉब्लम को फेस किया है। हाँ, मुझे फील हो रहा था कि ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो विद इन 5 ईयर्स 10 ईयर्स मेरे लंग्स वगैरह में पक्का प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इस बार डिसाइड कर लिया था कि मेरे रूम के अंदर मैं प्लांटेशन करूँगी जो एयर प्योरीफाई करती हैं। तो प्लांट्स में ज़रूर उस पर काम कर रही हूँ, और उसके लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। पर मैं बाहर से केवल और केवल अभी तक, वैसे भी बता देती हूँ कि अभी 4-5 पॉट्स ही हैं, मतलब 4-5 प्लांट्स ही मैंने लगाए हैं। तो उसमें मैं घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र ही यूज़ कर रही हूँ। एक वर्मी कंपोस्ट ज़रूर आता है, बाकी मैं घर का ही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जिसमें केले के छिलके आते हैं, चावल का पानी आता है, दाल का पानी आता है, चाय की पत्ती आती है, और छाछ आती है, और क्या आता है, और एप्सम सॉल्ट होता है। तो मैं यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रही हूँ, और उससे मेरे पौधे बड़ा अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो जितनी उन्होंने लिस्ट बनाई है ना, मेरा अपनी कंट्री को ये कंट्रीब्यूशन है। अभी एक चीज़ और रह गई है, एलपीजी। हाँ, वो रह गया। तो एलपीजी के मामले में वैसे मेरे यहाँ पे जो है वो पाइपलाइन है, सिलेंडर वाली गैस नहीं है, पाइप से आती है। पर जब देश में ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आगे चल के हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो ठीक है, फ्रिज तो है ही ना घर में, तो दोनों टाइम का खाना एक साथ ही बना लो। क्या ज़रूरत पड़ी है सुबह भी खाना बनाने की, शाम को भी खाना बनाने की। और रही बात चाय वाय, तो वो मैं पीती नहीं हूँ। पक्की देशभक्त हूँ मैं, पक्की वाली देशभक्त। तो चाय वाय मैं पीती नहीं हूँ, तो मेरी गैस केवल एक ही बार यूज़ होती है जब मैं खाना बनाती हूँ। ये मैंने अपने आप से, जैसे ये अनाउंसमेंट हुआ, सोच लिया कि दोनों वक्त का खाना एक साथ ही बना दो। हो ना पक्की देशभक्त, गांधी की रास्ते पे चलने वालों में से हो। क्या है ना, आप लोग गांधी को गाली देने वाले लोगों में से हो, पर मेरा तो मानना है कि वो मेरे फर्स्ट मेंटर हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी है मेरे इसमें, और नंबर ऑफ टाइम्स मैंने पढ़ी है, एंड मेरे फर्स्ट मेंटर वही है। क्योंकि पहले भी कई वीडियोस में मैंने शेयर किया है कि वो फर्स्ट क्लास में थी जब मैंने बापू चैप्टर पढ़ा था, और अपना काम स्वयं करो और सदा सत्य बोलो। ये फर्स्ट लर्निंग थी मेरी लाइफ की, और मैं तो उन्हें फॉलो करती हूँ। हाँ, आज़ादी के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि महात्मा गांधी की वजह से आज़ादी मिली, नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन था। मैं भगत सिंह को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ, सुभाष चंद्र बोस को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ। महात्मा गांधी को ज़्यादा क्यों मानती हूँ? महात्मा गांधी को मैं इसलिए मानती हूँ
क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपने आप पर बहुत काम किया, जो इंसानी जीवन के लिए सबसे मुश्किल काम है। बाहर की दुनिया में गालियाँ निकालना बहुत आसान काम है, वो ऐसा है वो वैसा है, पर खुद पे काम करना उतना ही मुश्किल है। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, देखो कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बड़ा महान हूँ, नहीं, उन्होंने तो हमेशा बोला कि ये मेरे अंदर की कमज़ोरी है, ये मेरे अंदर की कमज़ोरी है, इससे मुझे फ़ाइट करनी है, इससे फ़ाइट करने में मुझे इतने साल लगे। आप पढ़ो तो सही, पढ़ना तो है नहीं आपको। तो अपने आप से कैसे लड़ा जाता है, ये महात्मा गांधी से सीखने की चीज़ है। सही रास्ते पे चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, जो रास्ता एक बार खुद से चुन लिया उसी पे कैसे चलना है, ये महात्मा गांधी से सीखो। एंड ऑब्वियस है कि उन्हें पढ़ोगे तो देशभक्ति तो आपके अंदर आएगी। और जो अनाउंसमेंट हुआ है मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐसा नहीं है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं पहले से ही सबको फॉलो करने वाले लोगों में से हूँ, और अब जब परिस्थिति बन गई है तो और अच्छे से फॉलो करेंगे। तो मेरा तो यही कर्म है अपने देश के प्रति। बाकी आप लोग भी सोचो तो जिम्मेदारी आपकी भी उतनी है। मुझे वैसे भी अधिकार से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है, यकीन जानिए, क्योंकि जितने अधिकार लेके घूम रहे होते हैं ना उन्हीं के पास कंप्लेन होती है। मेरे पास ज़्यादा कंप्लेन होती नहीं है, मेरे पास रेयर में ही कंप्लेन होती है, और कंप्लेन करने के बाद भी मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि काश मैंने इस चीज़ को उस पर डिपेंड होने के बजाय पहले से क्रिएट किया होता तो आज ये कंप्लेन भी नहीं होती। तो मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ज़्यादा हूँ, राइट। मैं ढूंढती नहीं हूँ लोगों में, चीज़ों में, मुझे लगता है ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।